नमस्कार, द डीप डाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे के 1996 से 1999 तक के पत्र। और ये सिर्फ कोई बोरिंग एनुअल रिपोर्ट्स नहीं है, ये तो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और यहाँ तक कि जिंदगी पर एक मास्टर क्लास की तरह है। हमारा मकसद है इन पत्रों को खोलकर देखना और समझना कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक के पीछे की सोच आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये जो दौर है ना लेट 90s का, ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब एक तरफ .com बबल अपने चरम पर था और यहाँ ये कंपनी है जो पूरी तरह से एक अलग ही धुन पर चल रही थी। इन पत्रों में हम बर्कशायर के जो मूल सिद्धांत है उन्हें एक्शन में देख सकते हैं। वो सिद्धांत जिन्होंने आगे चलकर इतनी बड़ी सफलता की नींव रखी। सही कहा। तो चलिए एक ऐसे कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं जो इन पत्रों में बार बार आता है। 1996 के पत्र में वो बार बार बुक वैल्यू को नजरअंदाज करके इंट्रिंसिक वैल्यू पे फोकस करने की बात करते हैं। अब बुक वैल्यू तो एक ऑफिशियल अकाउंटिंग नंबर है, तो कोई सीईओ अपनी ही कंपनी के ऑफिशियल नंबर को कम महत्व क्यों देगा? ये सिर्फ अकाउंटिंग की बातें तो नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। देखिए, बुक वैल्यू बस एक अकाउंटिंग एंट्री है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये आपको बताती है कि कंपनी कागज पर कितने की है। जो कागज पर दिखता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि वो बिजनेस असल में आर्थिक लुक से कितने का है। मतलब वो अपनी पूरी जिंदगी में जो कैश जनरेट करेगा उसकी आज की वैल्यू क्या है। और बफे तो शेयर धारकों को ये समझने में मदद करने के लिए एक टेबल भी देते थे। अच्छा। हाँ, जिसमें पर शेयर इन्वेस्टमेंट्स और पर शेयर ऑपरेटिंग अर्निंग्स को अलग अलग दिखाया जाता था। उनका मैसेज साफ था, इन दोनों को देखिए, बुक वैल्यू को नहीं। और यहीं पे मुझे लगता है बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम उनके बिजनेस के दिल में पहुंचते हैं, बीमा। वो बार बार फ्लोट नाम के कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं। अब बीमा का मतलब तो यही होता है कि प्रीमियम लो और क्लेम चुकाओ, लेकिन बफे इसे एक सीक्रेट वेपन की तरह बताते हैं। ये क्या चीज है? बिल्कुल, और यही बर्कशायर का असली जादू है। देखिए, फ्लोट वो पैसा है जो बीमा कंपनी प्रीमियम के तौर पर इकट्ठा करती है, लेकिन उसे क्लेम के रूप में चुकाने में समय लगता है। इस बीच में कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। अच्छा, तो ये वो पैसा है जो कंपनी के पास है पर उसका अपना नहीं है। एग्जैक्टली। अब ज्यादातर बीमा कंपनियां इस फ्लोट को रखने के लिए एक कीमत चुकाती हैं, जिसे अंडरराइटिंग लॉस कहते हैं। लेकिन बर्कशायर ने दशकों तक अंडरराइटिंग प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब है कि उन्हें करोड़ों अरबों डॉलर रखने के लिए उल्टा भुगतान किया जा रहा था। एक मिनट, मतलब उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए मुफ्त में पैसा मिल रहा था? मुफ्त से भी बेहतर, उन्हें पैसा रखने के लिए पैसे मिल रहे थे। 1967 से 1997 के 30 सालों में उनका फ्लोट $20 मिलियन से बढ़कर लगभग $7 बिलियन हो गया। 7 बिलियन, और वो भी बिना किसी लागत के? हाँ, ये एक ऐसा आर्थिक इंजन है जो बैलेंस शीट पर भले ही एक देनदारी दिखे, लेकिन असल में ये उनकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसी पैसे ने बर्कशायर को दूसरी कंपनियां खरीदने की ताकत दी। और इसी से जुड़ा उनका वो सुपर कैट बीमा का बिजनेस है ना, जिसमें वो भूकंप या तूफान जैसी बड़ी आपदाओं का बीमा करते हैं। वो तो साफ कहते हैं कि ज्यादातर साल इसमें भारी मुनाफा होगा, लेकिन किसी एक साल बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये तो वॉल स्ट्रीट के हर नियम के खिलाफ है, जो हर तिमाही में एक जैसा मुनाफा चाहता है। बिल्कुल। 1996 के पत्र में उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, हम एक समान 12% की तुलना में समय के साथ उबड़ खाबड़ 15% कमाना पसंद करेंगे। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। उन्हें तिमाही नतीजों की कोई परवाह नहीं है। वो जानते हैं कि एक बड़ी आपदा आएगी। सवाल अगर का नहीं, सवाल कब का है। लेकिन वो इस अस्थिरता को अपनाने के लिए तैयार हैं। ये लॉन्ग टर्म सोच तो है, और मुझे लगता है ये सोच उनकी कंपनियां खरीदने की तरीके में भी दिखती होगी। मैंने पढ़ा है कि उनकी कुछ एक्विजिशन की कहानियां भी काफी अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कोई पारंपरिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं। 1996 में कैंसस बैंकर श्योरिटी का अधिग्रहण एक बर्थडे पार्टी में हुई बातचीत से शुरू हुआ। एक पार्टी में? सच में? हाँ, बफे उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो एक दिलचस्प बैंकर के बगल में बैठेंगे तो वो चले गए। डिनर पर बात हुई और कुछ ही हफ्तों में डील हो गई। कोई ड्यू डिलिजेंस टीम नहीं, कोई महीनों की बातचीत नहीं। ये तो कमाल है। और एक और कहानी है फ्लाइट सेफ्टी की, जो एक शेयर हारक के सुझाव पर खरीदी गई थी। एग्जैक्टली। एक शेयर हारक ने उन्हें एक पत्र लिखा कि फ्लाइट सेफ्टी बर्कशायर के लिए एक परफेक्ट फिट होगी। बफे ने उस पर ध्यान दिया और आखिरकार उसे खरीद लिया।
ये दिखाता है कि वो हमेशा अच्छे बिजनेसेस और अच्छे मैनेजर्स की तलाश में रहते हैं, सोर्स कोई भी हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। इतनी सफल एक्विजिशंस के बाद भी 1998 की रिपोर्ट में वो स्टॉक का इस्तेमाल करके एक अधिग्रहण करने पर एक तरह की स्वीकारोक्ति करते हैं। वो उसे एक गलती मानते हैं। ऐसा क्यों? ज्यादातर सीईओज तो अपनी कंपनी के स्टॉक को करेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये उनके मौजूदा बिजनेसेस के लिए उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। उनका तर्क बहुत सरल है। बर्कशायर के पास पहले से ही दुनिया के कुछ बेहतरीन बिजनेस हैं। जब आप उस कलेक्शन का एक हिस्सा, यानी अपना स्टॉक, किसी नई चीज के लिए देते हैं, तो आप असल में अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को ट्रेड कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये शायद ही कभी एक अच्छा सौदा होता है। अच्छा, और ये सम्मान सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि उनके मैनेजर्स के लिए भी है। आरसी व्हीली के बिल चाइल्ड की कहानी तो अविश्वसनीय है। जब उन्होंने बोइस आइडाहो में एक नया स्टोर खोलने का फैसला किया, तो बिल ने व्यक्तिगत रूप से जमीन खरीदी और इमारत बनाई, और उन्होंने बर्कशायर से कहा कि अगर स्टोर नहीं चला तो कंपनी को उन्हें एक पैसा भी नहीं देना होगा। और वो नहीं चाहते थे कि बर्कशायर को उसकी कीमत चुकानी पड़े। आज के कॉर्पोरेट जगत में ऐसा कौन करता है? ये तो एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से ज्यादा एक पारिवारिक वादे जैसा लगता है। और यही बर्कशायर की संस्कृति का मूल है। वे सिर्फ कंपनियां नहीं खरीदते, वे लोगों के साथ साझेदारी करते हैं। बिल चाइल्ड का ये विश्वास कि असफलता की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, ये एक ऐसी मानसिकता है जो आज बहुत दुर्लभ है। तो ये सिर्फ महान मैनेजर्स की बात नहीं है, महान बिजनेस की भी है। इन पत्रों में द इनएविटेबल्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है? द इनएविटेबल्स वो कंपनियां हैं जिनका अपने क्षेत्र में दबदबा इतना मजबूत है कि उनकी सफलता लगभग तय है, जैसे कोका कोला या जिलेट। बफे की एक और मशहूर लाइन है, मैं एक बेहतरीन परिणाम की उम्मीद करने के बजाय एक अच्छे परिणाम के बारे में निश्चित होना चाहूंगा। 1996 के पत्र में उन्होंने कोका कोला की 1986 की एनुअल रिपोर्ट का जिक्र किया था, ये दिखाने के लिए कि कंपनी का मूल बिजनेस एक सदी में भी नहीं बदला है। ये उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के आइडिया से जुड़ा है ना, कि वो उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वो समझते हैं। बिल्कुल, और वो ये मानने में शर्माते नहीं है कि वो क्या नहीं समझते। लेकिन एक मिनट, ये लेट 90s का जमाना था। .com बूम अपने चरम पर था। हर कोई टेक स्टॉक्स में पैसा लगाकर रातों रात अमीर बन रहा था। तो ऐसे में टेक को पूरी तरह से नजरअंदाज करके क्या बर्कशायर बहुत बड़े रिटर्न्स को मिस नहीं कर रहा था? शेयरधारकों का दबाव नहीं था? ये उस समय का सबसे बड़ा सवाल था, और उनका जवाब था अनुशासन। वो बेसबॉल के महान खिलाड़ी टेड विलियम्स का उदाहरण देते हैं। विलियम्स ने स्ट्राइक जोन को 77 छोटे छोटे बॉक्सेस में बांट दिया था। वो सिर्फ तभी बल्ला घुमाते थे जब गेंद उनके स्वीट स्पॉट में आती थी। बफे कहते हैं कि निवेश में कोई कॉल्ड स्ट्राइक्स नहीं होती। आप हर गेंद पर बल्ला घुमाने के लिए मजबूर नहीं है, आप बस अपनी फैट पिच का इंतजार कर सकते हैं, वो मौका जो आपके समझ के दायरे में आता है। और .com स्टॉक्स उनके लिए वो फैट पिच नहीं थे। ओके, तो वो महान कंपनियां खरीदते हैं जिन्हें वो समझते हैं, और फिर उन्हें महान मैनेजर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। उनका हैंड्स ऑफ अप्रोच तो बहुत मशहूर है। वो अपने मैनेजर से कहते क्या हैं? उनका मिशन बहुत सरल है, सिर्फ 3 नियम हैं। अपने बिजनेस को ऐसे चलाएं जैसे कि 1, आप इसके 100% मालिक हैं। 2, यह दुनिया में आपकी और आपके परिवार की एकमात्र संपत्ति है। और 3, आप इसे कम से कम 1 सदी तक बेच नहीं सकते। वाह, ये तो मैनेजर्स को पूरी तरह से आजाद कर देता है। उन्हें तिमाही नतीजों या वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, ये उन्हें बिजनेस के लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य पर फोकस करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि बर्कशायर का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर ओमाहा में इतना छोटा है। उन्हें हर बिजनेस को माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो मैनेजर्स को इतनी आजादी, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर उनकी तीखी आलोचना, खासकर स्टॉक ऑप्शंस को लेकर। वो कहते हैं कि ये वास्तविक खर्च है, लेकिन कंपनियां इसे दिखाती नहीं हैं। हाँ, 1998 के पत्र में वो इस पर विस्तार से बात करती हैं। उनका तर्क है कि ये एक अजीब स्थिति है। एक कंपनी अपने कर्मचारियों को कुछ बहुत मूल्यवान चीज देती है और फिर दिखावा करती है कि इसकी कोई लागत नहीं है। वो पूछते हैं, अगर ऑप्शंस कंपनसेशन नहीं है तो वो क्या है, और अगर वे कंपनसेशन है तो वे खर्च क्यों नहीं है? इस सवाल का ज्यादातर सीईओज के पास कोई अच्छा जवाब नहीं था। उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस जैसी प्रथाओं की भी आलोचना की, जिसे वो कमाई में हेरफेर करने का एक तरीका मानते थे। हाँ,
वो कहते हैं कि कई कंपनियां एक तिमाही में सभी बुरे खर्चों को एक साथ डालकर एक बिग बाथ लेती हैं ताकि भविष्य की कमाई बेहतर दिख सकें। इसके लिए उन्होंने 1998 के पत्र में एक गोल्फ का उदाहरण दिया है जो बहुत ही मजेदार है। हाँ, वो वाला बताइए जरा। वो कहती हैं कि कल्पना कीजिए, एक गोल्फर अपने पहले राउंड में जानबूझकर 140 जैसा खराब स्कोर दर्ज करता है। ये उसका रीस्ट्रक्चरिंग चार्ज है। अब उसने भविष्य के लिए एक रिजर्व बना लिया है। अगले 3 राउंड में वो वास्तव में 92, 88 और 94 का स्कोर करता है, लेकिन वो रिपोर्ट करता है 80, 80, 80। ऐसा कैसे? हर बार जब वो किसी होल पर बुरा प्रदर्शन करता है तो वो उस बुरे स्कोर को अपने शुरुआती 140 के रिजर्व से चार्ज कर देता है। अंत में उसका रिकॉर्ड 140, 80, 80, 80 दिखाई देगा, जबकि असल में वो 90s में खेलने वाला एक औसत गोल्फर है। ये तो ब्रिलियंट है। मतलब इतना सरल तरीका ये दिखाने का कि कॉर्पोरेट जगत में अकाउंटिंग के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा था। बिल्कुल, ये इतना परफेक्ट एनालॉजी है। एक रोजमर्रा के उदाहरण से उन्होंने अरबों डॉलर की अकाउंटिंग की हेराफेरी को उजागर कर दिया। इसी संदर्भ में वे SEC के चेयरमैन आर्थर लेविट की अर्निंग्स मैनेजमेंट को समाप्त करने की कोशिशों की प्रशंसा भी करते हैं। तो इन 4 सालों के पत्रों को देखने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि बर्कशायर की सफलता का राज कोई एक चीज नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस, बीमा फ्लोट की शक्ति का इस्तेमाल, अनुशासन के साथ निवेश करना और पार्टनरशिप पर आधारित एक अनोखी मैनेजमेंट संस्कृति, इन सब का एक मजबूत कॉम्बिनेशन। सही कहा। ये एक ऐसा ढांचा है जो सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि स्थायी मूल्य बनाने के बारे में है। और एक अंतिम विचार, इन पत्रों में एक बात बार बार कही गई है जो आज भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। 1997 के पत्र में वे कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए गिरता हुआ बाजार दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। दोस्त। ज्यादातर लोग तो गिरते बाजार से डरते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपनी जिंदगी भर चीजें खरीदने वाले हैं, जैसे खाना या कार, तो आप कम कीमतें चाहेंगे, ज्यादा नहीं। शेयरों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। गिरता हुआ बाजार आपको एक बेहतरीन बिजनेस में कम कीमत पर ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने का मौका देता है। तो मेरा सवाल ये है, आज की दुनिया में जहां लोग रोजाना शेयर बाजार के नए हाई बनाने का जश्न मनाते हैं, ये विपरीत विचार कि गिरता हुआ बाजार एक मौका है, जश्न का कारण है, किसी के निवेश के प्रति दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।